अस्सलाम वालेकुम। नावल आपा में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और मैं आपके सामने नरेशन बयान कर रही थी हालीम की, और जो कि लिखा है निम्रा अहमद साहिबा ने, और मैं इसका आगे बयान कर रही थी। वेलकम होम तालिया, ये शायद मुझे कहना चाहिए वेलकम होम हालीम। तालिया ने मुस्कुरा के बैग इसके बाजुओं में तकरीबन फेंका और मानूसियत भरी शान से अंदर दाखिल हो गई। अंदर खूबसूरत सा लाउंज था जिसके आगे ओपन किचन था। वो फूलों, पेंटिंग्स और ऊंचे वॉल मॉरल से सजा एक आला दर्जे का घर लगता था। कैसा रहा फ्रॉड स्कैम? बेबी गर्ल, सियाह फॉर्म औरत बैग उठाए इसके पीछे आई तो वह लाउंज के वस्त में खड़ी एड़ियों पे चारों तरफ घूमती मुस्कुरा मुस्कुरा के अपना घर देख रही थी। इस सवाल पे मुड़ के इसे देखा और खिलखिला के हंस दी। परफेक्ट। 3 दफ़ा पेमेंट वसूल की है, एक दफ़ा इस बेवकूफ़ मौलिया से हालीम बन के, एक दफ़ा तालिया बनकर, और एक दफ़ा अपने खड़ूस बॉस से ईमानदारी के इनाम के तौर पर। लेकिन मैं बता रही हूँ, आज के बाद मैंने इस मौलिया के साथ काम नहीं करना। वो हतमी लहजे में कहती किचन की तरफ बढ़ गई। आंखों में जैसे कुछ याद आने पर गुस्सा दर आया। औरत ने कमर पे हाथ रख लिया और आंखों में हैरत लिए इसे देखा। मोलिया तो इतना अच्छा क्लाइंट है, इसको 3 दफ़ा हम लूट चुके हैं। बेचारा सबकी तरह तुम्हें यानी हालीम को स्कैम इन्वेस्टिगेटर समझता है। हालांकि हम केएल के सबसे बड़े स्कैम आर्टिस्ट यानी चोर फ्रॉड हैं, और इसीलिए हम ऐसा क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकते जो मेरा नाम कागज़ पे लिख लिख के हर जगह घूमता रहे। उफ। इसने झुरझुरी लेकर फ्रिज खोला और एक सेब निकाला, फिर इसमें दांत गाड़ते हुए वापस मुड़ी। अब वो सूप वाली पॉलर वाली सादा सी लड़की से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी। आंखों में एक शाहाना चमक थी, कंधे एतमाद से सीधे थे और पेशानी पे खफा से बल पड़े थे। मजाक में इस गधे को कह दिया मैंने कि कागज पे हालीम लिखे। हालीम केएल का बेहतरीन स्कैम इन्वेस्टिगेटर है। वो तो सचमुच लिख कर कागज साथ में लिए घूम रहा था। इसको आज ही क्लाइंट लिस्ट से खारिज करो। ओह अच्छा। फिर वही औरत ने गहरी सांस ली। वो अभी तक कमर पे हाथ रखे खड़ी थी। मुझे लगा इसे हमारी असलियत मालूम हो गई है। कैसे हो सकती है यार? वो हथेलियों के बल काउंटर टॉप पे चढ़ी और पैर लटका के बैठ गई। फिर सेब में दांत गाड़ते हुए बेनियाजी से मुस्कुरा के बोली, हम डार्क इंटरनेट से ऑपरेट करते हैं, हमारी लोकेशन कोई नहीं जानता। और फिर सब समझते हैं कि हालिम एक आदमी है, क्योंकि मैं इनक्रिप्टेड फ़ोन से कॉल करती हूँ, हमेशा मर्दाना आवाज़ में। सब यही जानते हैं मैं एक स्कीम इन्वेस्टिगेटर हूँ, और हमारा हर क्लाइंट आगे यही बताता है कि मैं साथ में मगरूर और बदतमीज़ भी हूँ। वो सेब खाते हुए हंस दी। मगर वो ये नहीं जानते कि ना मैं कोई इन्वेस्टिगेटर हूँ, ना ही कोई मर्द हूँ। मैं और तुम, हम चोर हैं, चोर। पहले मसले पैदा करते हैं, फिर इसे हल करके पैसे ले लेते हैं। जैसे पहले मोलिया के बॉस का लैपटॉप चुरा के तंगो कामिल के घर रखा, फिर तीनों जगहों से पैसे कमाए। हाँ, लेकिन इस तरह मोलिया किसी मुखालिफ की नौकरानी के सामने हालीम के नाम का कागज रखते हरगिज नहीं। इस याद से मोलिया क्लाइंट लिस्ट से आउट हो गया। पर वही औरत ने अफसोस से गर्दन गहरी सांस खींची। वैसे तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मोलिया जैसा नाकारा आदमी को हर इस दरख्त से माफ़ी मांगनी चाहिए जो इसके लिए दिन रात ऑक्सीजन पैदा करता है। लेकिन इसको क्लाइंट लिस्ट से खारिज करके मुझे अफसोस होगा। एक क्लाइंट कम हो गया ना। डोंट वरी, तालिया ने हाथ जला के बेफिक्री से कहा। मैंने तंगो कामिल के सामने हालिम का नाम ले लिया है। मुस्तकबिल में हम इनके लिए ऐसा मसला क्रिएट करेंगे जिसको हल करने के लिए वह लाजमन हालिम के पास आएंगे। पता है बेहतरीन स्कैम क्या होता है? जिसमें इन मालदार लोगों को लगे कि सब कुछ इन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया है। सारा आइडिया इन्हीं का तो था। जैसे आज तालिया बेचारी की तो मर्जी ही नहीं थी, मगर दोनों अतराफ ने इसे मजबूर कर दिया इतने सारे पैसे कमाने पे। वो याद करके फिर से हंसी और सेब को दूसरी सिम से दांत से काटने लगी।
काउंटर पे वो आलती-पालती मार किए बैठी बेफ़िक्र और खुशबाश नज़र आती थी। सूप पॉलर छोड़ आई हो ना? मोटी औरत ने बैग उठा के मेज़ पे रखा और फिर संजीदगी से पूछा। हाँ, वहाँ कुछ चिराया जो नहीं था। अब तो अदाकारी कर कर के तंग आ गई थी। आज तो अपने फर्जी भाई को फौजी बना दिया। मैंने हालांकि जो कहानी मैंने तालिया की लिखी थी इसमें वो नर्स था, लेकिन पता है क्या, वो छत को देखते हुए उदासी से मुस्कुराई। इस किरदार का नाम इन 3 माह के लिए मैंने तालिया मुराद ही रख लिया था, अपना असल नाम। अच्छा लगता था ना अपने नाम के साथ ईमानदारी सच्चाई के अलकाबात सुनना। मगर इन बेचारों को क्या मालूम कि मैं क्रिमिनल, झूठी, चोर और धोखेबाज हूँ। इससे निगाहें नीची की और अपनी दोस्त की मोटी सियाह आंखों में देखा। इसने खुफकी से भवें भींची। तुम नाखुश हो इस हाल में क्या तालिया? हरगिज नहीं। वो बेफिक्री से हंस दी और शाने उचकाए। अभी तो हमने बहुत सी चोरियां स्कैम्स एक साथ करने हैं। अभी तो हमें बहुत बहुत अमीर होना है। मैंने किसी जजीरे पे अपना एक महल खरीदना है जहाँ सारी उम्र ऐश करनी है, ऐश से रहूं। हमारी हर जॉब हमें मंजिल से करीब करती है, हमारे ख्वाबों की मंजिल से। और आज की रात सेलिब्रेशन की रात है। तुम खाना बनाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। सेब का दरमियानी हिस्सा बचा के इसने टोकरी में उछाला और काउंटर से नीचे ज़मीन पे उतरी। फिर ख्याल आने पे पूछा, सी फूड क्यों नहीं बना लेती तुम आज? आखिर इतने दिन तुमने मेरे घर का ख्याल रखा है। आज कैलोरीज की परवाह किए बगैर मैं खूब खाना खाना चाहती हूँ। वो दफातन वाकई खुश लगती थी। ओह तालिया, मोटी औरत ने अफसोस से इसे देखा और धप से सोफे पे गिर गई। क्या तुमने कभी इन जानवरों, इन मछलियों और इन झींगों की तकलीफ का एहसास किया है जिनको तुम जैसे इंसान इनके खानदानों से छीन कर इन्हें ज़िबा करके अपने फ्रिज में छुपा लेते हो? क्या तुमने कभी इनके लाशों की कर भरी पुकार सुनी है जो चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द दफना दिया जाए? नहीं, लेकिन तुम शायद पिछले इतने दिन मेरे घर में यही करती रही हो, है ना? तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पे गुस्सा दर आया और जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी और फ्रीज़र का दरवाज़ा खोला। साफ सुथरा, तकरीबन खाली फ्रीज़र। उफ! वो गुस्से और दर्द से चिल्लाती वापस मुड़ी। तुम मेरा सारा राशन खा गई। मोटी औरत चेहरे पे सादगी सजाए, टांगों की कैंची बनाए, सोफे पे बैठी इसे देखते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारी ये नाशुक्री मेरी तबीयत पर गिरा गुजर रही है। मगर मैं तुम्हें इसलिए माफ़ कर दूंगी कि मैं इस मुर्गी की तरह हूँ जो हमेशा तुम्हारा ख्याल करेगी और तुम्हें तमाम जानवरों की बद्दुआओं से बचाने के लिए अपने परों में छुपा के रखेगी। तालिया ने सर से पैर तक इसे देखा। इतनी काली ब्रायल मुर्गी पहली दफ़ा देखी है मैंने। और पैर पैर पटकती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। नाशुक्री लड़की, वो इसके पीछे तासुब भरी सांस खींच कर रह गई। रात चंद सातें मजीद आगे सिरकी। तारीकी बढ़ी, दागदार चांद के आगे से सारे बादल छट गए और वो हालिम के घर की खिड़कियों से साफ नजर आने लगा, अपने सारे अयूब काले कालक और चमक के साथ आया और वाजे। लिविंग रूम में अब इश्तहा अंगेज खुशबू फैली थी। ओपन किचन जो सिल्वर और सियाह रंग में आरास्ता किया गया था, इस वक्त किसी रेस्तोरां की तरह सजा नजर आता था। मध्यम जर्द बत्तियां जली थी, मेज पे मोमबत्तियां रोशन थी। वो प्रभा औरत अपने खुले झूले नुमा लिबास को संभालती किचन के वस्त में रखी मुस्ततील मेज पे बर्तन लगा रही थी, जिस पे मुख्तलिफ रंगों और शक्लों के पकवान चुन दिए गए थे। इसका नया इसका नाम लिया न था, मगर तालिया इसको दातन कहती थी। माली अपनी दादी को ताजीमन दातन कहकर मुखातिब करते हैं। दफातन सीढ़ियों पे आहट हुई तो इसने चम्मच कांटे सजाते गर्दन उठा के देखा। तालिया सीढ़ियां उतरती चली आ रही थी। कंधों तक आते सियाह सीधे बाल गीले थे और चेहरा धुला धुलाया निखरा हुआ था। आंखों के सब्ज लेंस उतार के फेंक दिए थे, तभी वो सियाह नजर आ रही थी। वो शब ख्वाबी के लिबास के तौर पर पहनी जाने वाली रफ टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस थी।
مگر ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے، کندھے سیدھے رکھے، نیچے اترنے کا انداز شاہانہ تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ تالیہ مراد رکی، آنکھیں بند کیں اور چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ میرا فیوریٹ سی فوڈ اور سوشی ہے نا؟ ہاں، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، دانتن نے کسی شیف کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے گردن جھکا کے کہا۔ تالیہ رکی، آنکھوں میں ستائش ابھری۔ واقعی؟ ظاہر ہے نہیں، تمہارے پسندیدہ ریستوران سے آرڈر کیا ہے۔ داتن نے بھویں اچکا کے شانی بے نیازی سے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ تالیاں ہنس دی۔ تم بھی نا؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسری کرسی کھینچی اور وہ دونوں مدھم روشنیوں میں موم بتیوں سے سجی میز پہ آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ اب تنگو کامل کے اس کیمپ سے ایگزٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے تالیہ۔ آخری سٹیپ کب کرنا ہے؟ داتن نے کھانا نکالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہر اچھے اسکیم کا سب سے اچھا اصول یاد ہے داتن، ہر سٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو اپنا آئیڈیا معلوم ہو۔ وہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ گیلے بال چہرے کے دونوں اطراف سیدھے گر رہے تھے اور پانی کے چند قطرے گالوں پر پڑے تھے، نظریں کھانے پر جھکی تھیں۔ سٹیپ 1، مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنی موجودگی میں لاکر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا کمبینیشن دیکھ سکوں۔ وہ UL کلاس 360 کا سیف ہے اور اس کو کھولنے میں بہت وقت لگنا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے میرے سامنے لاکر کھولا اور میں نے اس کا کمبینیشن معلوم کر لیا۔ اس نے تمہیں کوڈ دیکھنے دیا؟ سوال پہ تالیہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائیں اور مسکرائی۔ نہیں، میں اس کے سامنے کھڑی تھی، وہاں سے لاکر نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بک ریک کے گلاس ڈور میں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی، پھر یاد آیا، مسز کامل کی تمام جیولری کی میں نے تصاویر تمہیں دی تھی، تم نے ان کی نقل تیار کر لی؟ کیسے نہ کرتی؟ ایک تصویر 1000 الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے اور وہ تصاویر، وہ زیورات تصاویر میں ہی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لوں۔ داتن چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں بتانا بھول گئی، اس میں جو تیارہ تاج تھا نا، اس کو ہم نے نہیں چرانا، وہ مسز کامل کی والدہ کی نشانی ہے اور اس کے کھو جانے پہ ان کا دل دکھے گا۔ مگر تالیہ، وہ اچھا خاصا مہنگا ہوگا یار۔ آنر امنگ تھیفز داتن، اس نے اسٹکس کی مدد سے مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ داتن نے افسوس سے کندھے اچکا دیے۔ اگلا سٹیپ، وہ واپس پلان کی طرف آئی۔ اتوار کی رات، تنگو کامل کے گھر کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں تقریب سے پہلے سیکیورٹی کیمراز ڈسیبل کر دوں گی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر تمام نقلی جیولری کو ان کے سیف میں ڈال دوں گی اور اصل نکال لوں گی۔ پھر اسی وقت میں کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی یا احمقانہ حرکت، جس کے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا۔ یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا ہے، اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو اندازہ کرنے میں کہ جو جیولری وہ پہن رہی ہیں وہ نکلی ہے۔ تب تک میرا نام و نشان بھی وہ لوگ بھلا چکے ہوں گے۔ میری فارگریس اتنی جلدی نہیں پکڑی جاتی تالیہ۔ یاد ہے وہ انڈونیشین ایکسپورٹر جس کی گھڑی چرائی تھی ہم نے؟ اس نے پورے 4 سال بعد جا کر تھانے میں درخواست دی تھی، وہ بھی سنار کے خلاف کہ اس نے مجھے گھڑی ہی نکلی بنا کے دی ہے، اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ داتن کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے محویت سے اسے دیکھا جو ہنستے ہوئے کھانے پہ پھر سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ تم خود سے محبت کرتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے روشن آنکھیں اٹھائی اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ سب سے زیادہ، مگر تم اپنی عزت نہیں کرتی۔ تالیہ کی مسکان مدھم ہوئی، آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ میں ایک اسکیم آرٹسٹ ہوں داتن، اسکیم آرٹسٹ۔ یہ ساری دولت میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو لوٹ کر کمائی ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی۔
तुम लोगों का दिल नहीं दुखाते, किसी को जिस्मानी ईज़ा नहीं पहुँचाई। हम सिर्फ़ म्यूज़ियम्स और अमीरो-कबीर दौलतमंदों को लूटते हैं और फिर हम वो सारी दौलत गरीबों को दे देते हैं। हैं? कौन से गरीब? तालिया हैरान हुई। लो, हम दोनों से ज़्यादा गरीब कौन होगा सारे शहर में? हम खुद पे खर्च करें तो मतलब यही हुआ ना, गरीबों की दौलत खर्च हुई। तालिया ज़ोर से हँस दी। तुम दातन कभी नहीं बदलोगी, मगर मैं तुम्हारी तरह अपने काम को जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन मुझे ये काम बहुत पसंद है और मैं इस ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। कहकर इसने गिलास उठाया तो दातन ने मुस्कुराकर अपना गिलास इससे टकराया। गुड गर्ल। फिर इसका शफाफ चेहरा देखते हुए वो गोया हुई। 7 साल गुजर गए तालिया, 7 साल पहले हम पहली दफा मिले थे, याद है? इस पे वो उदासी से मुस्कुराई। हाँ, इससे पहले मैं कितनी मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रही थी। लाहौर में अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ। वो मोमबत्तियों को देख के आहिस्ता से बोली। मेज़ पे चुने खानों से उड़ती भाप और मोमबत्तियों के शोलों में बहुत सी यादें गडमड होने लगी थी। तुम्हें अपने असली माँ बाप याद नहीं? नहीं, मेरी पहली मेमोरी 11 साल की उम्र की है, आज से 17 साल पहले। जब मैं 11 साल की थी, मैं किसी राहदारी में चल रही थी। इसने अपनी आंखें बंद की। चर्च के डेस्क में इनके दरमियान में से गुजर रही थी। मेरा मुंह मैला था, लिबास फटा पुराना था। सेंट पॉल चर्च मिला के ये शहर कोलालमपुर से ज़रा फासले पे वाक़या है। इसने आंखें खोली। वहीं पे मैं पहली दफ़ा स्टेट अथॉरिटीज़ को मिली थी। उन्होंने मुझे यतीम खाने में डाल दिया और वहाँ से एक कश्मीरी जोड़ा मुझे अडॉप्ट करके ले गया। सब कहते हैं कि मेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं चल सका था। कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नाम नहीं। तुम्हारा नाम किसने रखा था? यतीम खाने की मुंतजिम कहती हैं कि मैंने इनको अपना नाम तालिया बताया था, तालिया बिनते मुराद। मेरा लिबास देहाती था और गंदा मैला। बस ये एक निशान था मेरी गर्दन पे। इसने उंगलियों से गर्दन की पिछले हिस्से गुद्दी से नीचे छुआ। गोल सा निशान, जैसे किसी ने आग से दागा हो, जैसे कोई टैटू हो, कोई मोहर हो। शायद कोई हादसा हुआ था मेरे साथ जो मैं हर शय भूल चुकी थी। वो आम से अंदाज में बता रही थी। तुम्हें कोई लेने भी नहीं आया? उसने चावल खाते हुए गर्दन दाएं बाएं हिलाई। इस इलाके में दूर दूर तक किसी का बच्चा नहीं खोया था, किसी ने मुझे क्लेम ही नहीं किया। लेकिन तुम्हारे फॉस्टर पेरेंट्स तो बहुत बुरे निकले। दातन नापसंदगी दीदगी से बोली थी। तालिया की लबों पे उदास मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ, उन्होंने मुझे अडॉप्ट तो कर लिया था क्योंकि यहाँ जॉब थी इनकी और इनको एक नौकरानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो बेहतर थे। पाकिस्तान जाकर मुझे वाक़यातन मुलाज़मा बना लिया। अगर बचपन से मुझे पैसों और खाने के लिए छोटी-छोटी चोरियाँ और बड़े-बड़े झूठ ना बोलने पड़ते तो मैं शायद ऐसी कभी ना होती। चलो, कम से कम यहाँ आकर इनकी नौकरी से तो जान छूटी तुम्हारी। वो भी इसलिए कि मैं इनकी बेटियों के रिश्ते की राह में रुकावट बन रही थी। इसलिए उन्होंने मैरिज ब्यूरो से जो पहला रिश्ता मिला मुझे निपटा दिया। मगर मैं भी खुश थी दातन, क्योंकि रिश्ता मलाइशिया का था। जान छूट जाती इस फैमिली से। खुशशक्ल लड़का था, इतना अमीर। स्काइप पे निकाह हुआ था। मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना। वो फिर से हंसी। मुझे लगता था मैं यहाँ आकर खुश हो जाऊंगी क्योंकि मेरा मुल्क है। ठीक है, मुझे अपना आप लाहौरी लगता रहा, मगर हमेशा मेरी असल कौम तो माले थी ना। और इन्हीं ख्वाबों के साथ मैं यहाँ आई थी। लेकिन एयरपोर्ट पे इसकी आंखों में तकलीफ सी लहराई। कांटा प्लेट में गिरा दिया। दातन खामोशी और उदासी से बहुत दफ़ा की सुनी हुई कहानी सुनने लगी। एयरपोर्ट पे उतरते हुए पहली दफ़ा मैंने पहला विजन देखा था। जागती आंखों से पहला ख्वाब। जैसे एकदम आंखों के सामने मंजर बदल जाए और एक मंजर सा चलने लगे। मुझे वो वक्त कभी नहीं भूलता। मैंने देखा कि मैं एक भारी थैला गंधे कंधे पर उठाए कांटों पे चलती जा रही हूँ, जिसमें से सोने की अशर्फियाँ झलक रही हैं। बस लम्हे का
بھر کا منظر تھا اور غائب وہ مجھے ریسیو کرنے والا تھا۔ وہ میرا کاغذی شوہر اور میں ایئرپورٹ کے وسط میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ اور تم داتن، تم تب ایئرپورٹ پہ ملازمہ تھی، ایسی ہی موٹی اور کالی سی تھی مگر دکھی سی۔ میں گرنے لگی، تم نے مجھے سہارا دیا، مجھے باتھ روم تک لے گئی، پانی پلایا۔ یاد ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں نے تمہیں وہیں روک لیا اور اپنا بیگ دیکھا۔ وہ بری میں آیا تھا اور اسکائپ سے میاں صاحب کا حکم جاری ہوا تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤں، بس ایک بیگ۔ میں نے وہیں اسے کھولا تھا تمہارے سامنے، اور یاد ہے اس میں کیا تھا؟ وہ زخمی سے مسکرائی۔ نوٹوں کی بنڈل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔